नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं डिफेंस स्पेशल। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और इस विशेष डिफेंस स्पेशल में हम बात करेंगे उन तमाम बड़े महामुल्कों की जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार हैं। चर्चा होगी उन दो देशों की जहां पर संबंध बेहतर हो रहे हैं, चर्चा होगी उन दो देशों की जहां पर संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही बात होगी भारत के पड़ोसी देशों की भी कि वहां पर क्या कुछ मौजूदा हालात हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत डिफेंस स्पेशल की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जुड़े उस बयान से जहां पर दशहरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। बंगाल के सकुना सैन्य स्टेशन पर यह प्रारंभिक पूजा की गई और पूजा के बाद दुश्मनों को रक्षा मंत्री का स्पष्ट संदेश दिया गया। सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन हथियारों की हम पूजा करना जानते हैं उन हथियारों का हम बखूबी इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान दशहरे पर्व पर शस्त्र पूजा के तौर पर भी इस दिन को सेलिब्रेट करता है। इस दौरान देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकमा सैन्य स्टेशन पर सैन्य प्रमुख के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे और शस्त्र पूजा का जिस तरह से दशहरे पर विधि विधान है उसी पूरी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शस्त्र पूजा की गई। शस्त्र पूजा पूरी करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां उपस्थित सभी सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन शस्त्रों की हम पूजा करते हैं उन शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, लिहाजा भारत के जितने भी दुश्मन मुल्क हैं वो इस चीज का खास ख्याल रखें। आइए जरा नजर डालते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी न किसी दिन अपने प्रोफेशन से संबंधित यंत्रों की और वस्तुओं की पूजा करते हैं। दीपावली और बसंत पंचमी को विद्यार्थी कलम, दावात और अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। म्यूजिशियन अपने तरह तरह के वाद्य यंत्रों की भी पूजा करते हैं। तो सुना आपने किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक स्पष्ट संदेश देते हुए नजर आए कि तमाम जो सैन्य उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कितना बखूबी हिंदुस्तान जानता है। ये हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं, ये भविष्य की हिंदुस्तान की नींव रखी जा चुकी है। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे करोड़ी सिंह सर भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह स्पष्ट संदेश कितनी दूर तक जा रहा है और इस बयान, इस स्टेटमेंट के क्या मायने आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने जो बयान दिया, जाहिर बात है कि क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं तो हमारे जितने दुश्मन देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो पश्चिम में या उत्तर में चीन हो, वह उनके इन बयानों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे और उसका एक आंकलन करेंगे। सभी देशों में जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है उसमें एक स्पेशल साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसमें साइंटिस्ट होते हैं जो कि दुश्मन देश के जो नेता हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने या डिफेंस मिनिस्टर्स ने, उन बयानों का आकलन करते हैं और पर्दे के पीछे क्या कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो राजनाथ सिंह जी ने आज कहा, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव से तीन चीज कह दी। हम ऐसे देश है जो शांति प्रिय हैं, लेकिन हमें हथियार
इस्तेमाल करना आता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम हथियार इस्तेमाल करने से चूकेंगे नहीं। जी जी, आप खुद एक डिफेंस ऑफिसर हैं, आपने भी अपने जीवन के लंबे कार्यकाल में इस तरह से कई शस्त्र पूजाओं में भाग लिया होगा। नो डाउट जब ये शस्त्र पूजा की जाती है सर, किस तरह की भावना होती है और जो मैसेज है वो कितना क्लियर कट होता है? जी हाँ कुणाल, मैं 34 साल तक भारतीय वायुसेना में था, खुद फाइटर पायलट था। लास्ट मैंने MiG-23 उड़ाया, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि चाहे हम आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, हथियार हमारे दिल के पास होते हैं। इनफैक्ट एक हथियार को जब हम रखते हैं, चाहे वो बॉम्ब्स हो, रॉकेट्स हो, मिसाइल्स हो, उसकी रख रखाव ही हमारे लिए पूजा है। उसको किस तरह से साफ रखा जाए, उसको किस तरह से उसका जो स्पेशल कंटेनर है उसमें रखा जाए, उसमें हर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में किस तरह से व्यवस्था के हिसाब से, SOP के हिसाब से उसका कैलिब्रेशन किया जाए, रिकैलिब्रेशन किया जाए। तो शस्त्रों का, अस्त्रों का फौज में बहुत ही महत्व है, सम्मान है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पूजा भी होती है। हर यूनिट में एक पंडित जी होते हैं या मौलवी होते हैं। तो पंडित जी और जो मौलवी हैं वो आके हमें शस्त्र पूजा करने के दिन मदद करते हैं। तो सर्व धर्म सम्मान के सिद्धांत को फॉलो करते हुए कभी हम गुरु ग्रंथ साहब भी सामने रख के पूजा करते हैं, कभी बाइबल सामने रख के पूजा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सब लोग एक साथ ऐसे जगह, कमांडिंग ऑफिसर, फ्लाइट कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स, एडजुटेंट, ऑफिसर्स, जो हमारे टेक्नीशियन ट्रेडमैन हैं, आर्मरर्स जो कि हथियार को एक्चुअली हवाई जहाज में लोड करते हैं, ऑफलोड करते हैं, जो सेफ्टी फ्यूज सेट करते हैं, बॉम्ब में जैसे डिलेड फ्यूज है उसका टाइमर डिवाइस लगाते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के ये पूजा करते हैं। बहुत ही भावनाओं से भरा एक समारोह होता है, प्रोफेशनल अंदाज से किया जाता है। ठीक है, करोड़े सिंह सर, एक नो डाउट घुमा के सवाल कर रहा हूं। अनसर्टेन माहौल है पूरे दुनिया भर में, नो डाउट हम जानते हैं कि किस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं। मौका तो था शस्त्र पूजा का, लेकिन शस्त्र से शास्त्र तक की जो बात रक्षा मंत्री ने जो कही है उसे आप कैसे देखेंगे? देखिए कुणाल, भारत की जिस तरह की संस्कृति है, क्योंकि भारत सबसे पुरानी सभ्यता है, तो यहाँ हर प्रोफेशन की गतिविधियों की पूजा होती है। जब पहली बारिश होती है तो किसान अपने जो हल है या दूसरी चीजों की पूजा करता है। जब फसल हार्वेस्ट होता है उसके बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे जितने रिचुअल्स हैं वो हमारे हर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कारपेंटर को विश्वकर्मा कहा जाता है, इसी तरह से कुम्हार को प्रजापति कहा जाता है। तो हर प्रोफेशन की किसी न किसी रूप में कोई गरिमा बनाए रखने के लिए पूजा का दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो ये एक इस हर प्रोफेशन से कुछ रिचुअल्स को कनेक्ट कर दिया है। इवन हमारे फेस्टिवल्स हैं वो भी इसी से जुड़े हुए हैं, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति प्रिय है, भारत शास्त्र और शस्त्र, तो हर देश अपना दृष्टिकोण को किसी न किसी रूप में लेजिटिमाइज करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश नहीं करते हैं। दूसरे देशों के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश का दृष्टिकोण है उसको लेजिटिमाइज करते हैं। लेकिन भारत वाला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? भारत का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तो भारत सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। दूसरा यह है कि भारत का दृष्टिकोण है वो विश्व शांति का दृष्टिकोण है, जो बौद्धिकता पर आधारित है, ज्ञान पे आधारित नहीं, नॉलेज बेस्ड नहीं है, विजडम बेस्ड है। और उस विजडम में एक विजन है विश्व शांति का, विश्व समृद्धि का, विश्व सौहार्द का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का जो दर्शन है या भारत का दृष्टिकोण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल शस्त्र से आप, तो केवल शस्त्र हो वो तो हिंसा का प्रतीक हो जाता है बिना शास्त्रों के बैकअप से। तो शास्त्रों का बैकअप होना चाहिए, और शास्त्रों के पीछे शस्त्र नहीं है तो शास्त्र बेकार हो जाते हैं। तो दोनों का एक समन्वय की बात उन्होंने की है,
जो एक स्वाभाविक है भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी कुणाल जी। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के तरफ, जहां पर एससीओ मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन एससीओ मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान में बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग से पहले पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर कि क्या पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग के वक्त बवाल होने की संभावना हो रही है। दरअसल एससीओ मीटिंग से पहले इमरान की पार्टी पीटीआई ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि कराची में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। अब इमरान की पार्टी पीटीआई के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में सेना उतारी गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो कॉर्डन ऑफ किए गए हैं। धारा 144 भी लागू है। साथ ही साथ इस्लामाबाद और कराची के कई महत्वपूर्ण मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट और कैफे को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आने वाले वक्त में पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है। लेकिन मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान सुर्खियों में, क्योंकि आयोजन से पहले जहां एक तरफ आयोजन स्थल को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका निभा रही पीटीआई इमरान खान की पार्टी ने वहां पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अब किस तरह से ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, किस तरह से आप देखते हैं एससीओ समिट होने जा रही है पाकिस्तान में, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीटीआई का ये ऐलान कि मीटिंग में आने से पहले ही इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। जी हाँ कुणाल जी, पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ी दुविधा है कि वो किस तरह से पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको पिटारे के अंदर रखें। पाकिस्तान में पिछले इलेक्शन के पहले, नेशनल असेंबली इलेक्शन के पहले ही उन्होंने पीटीआई पर बैन लगा दिया था। तो पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपनी विचार आगे रखने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है। इसी तरह से इमरान खान और जो दूसरे पार्टी के लीडर हैं उन सबको या तो जेल में बंद कर दिया गया है या उन सबको घर में बंद कर दिया गया है। वहां से उनको बाहर निकलकर, जैसा कि एक लोकतंत्र में होना चाहिए कि उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने दिल की बात किसी को भी बता सकें, मीडिया को भी बता सकें, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन अभी हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, शहबाज शरीफ सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं। ऐसा है नहीं। जितना ज्यादा वो इमरान खान को और पीटीआई के समर्थकों को दबाएंगे, उतना ज्यादा ये समर्थक ज्यादा गुस्सा होकर सड़कों पर आएंगे। और एक अच्छा मौका उनको मिल रहा है। एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में देश विदेश जितने देश हैं, भारत, चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सब जगह के प्रतिनिधि वहां पहुंचे होंगे। और तो और ईरान और दूसरे देश जो हैं उनके भी प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के हिसाब से अटेंड कर रहे होंगे। तो उनके सामने अगर कराची में इनको धारा 144 लगाकर आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की जो ऑन द स्पॉट किरकिरी हो जाएगी। उनको वर्ल्ड मीडिया को दिखाने का मौका मिल जाएगा कि देखिए पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है। तो कुणाल, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सरकार को आस्ते आस्ते, जैसा किसी डेमोक्रेसी में होता है, विरोधी पक्ष के नेताओं को और विरोधी पार्टियों को मंच पर आकर अपनी बात बोलने का मौका देना चाहिए। वो किसी भी हेल्दी प्रजातंत्र की निशानी है। जी ठीक है, लेकिन करोड़ी सिंह सर, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है इंटरनेशनल हेडलाइंस में आने के लिए। लेकिन जिस मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के लिए एससीओ को होस्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण भी है और कितना जरूरी भी और कितना बड़ी मजबूरी भी। देखिए, पाकिस्तान को जरूरी भी है और पाकिस्तान इसको बहुत बड़ा अवसर भी मान के चल रहा है। लेकिन जो उनके आंतरिक चुनौतियां हैं, जो आतंकवाद है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे क्षेत्र में, और जो एक राजनीतिक दल है जो अभी भी जो इलेक्शन हुई है पाकिस्तान को उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा है, वो नहीं मान रहा है इमरान की पार्टी,
तो वो आंदोलन के लिए भी तैयार है उस समय। तो निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसको तो वो सेना की मदद से मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब जो एससीओ की समिट शुरू होगी, तब पाकिस्तान ये चाहता है कि केवल समिट नहीं, द्विपक्षीय बात हो, पुतिन से बातचीत हो, शी जिनपिंग से बात हो, ईरान के सदर जो भी आए उनसे बातचीत हो, और भारत के साथ भी अगर संभव हो तो द्विपक्षीय बात भारत के विदेश मंत्री के साथ हो। लेकिन सब देश हैं वो इसको स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की स्थिति है। शी जिनपिंग के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं माओ निंग, उससे पूछा गया कि क्या शी जिनपिंग जाएंगे, उन्होंने कहा वक्त आने पे हम बता देंगे। तो अभी तो 15 से तो शुरू होने वाली है और अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हालात क्या होता है, क्योंकि चीन अब पाकिस्तान में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सेना भेजना चाहता है, क्योंकि चीनियों पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं। तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान, चीन के अगर प्रेसिडेंट आते हैं तो किस तरह कन्विंस करेंगे, क्या बातचीत होगी। और दूसरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान एससीओ में कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यू उठा सकता है, और उससे जो समिट की जॉइंट कम्युनिटी होगी उसको पास करने में, उसको अप्रूव करने में समस्या हो सकती है। आपको ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल प्रपोजल पाकिस्तान उठा सकता है इस समिट में, किस तरह के मुद्दे उठा सकता है, और अगर भारत से उसका कनेक्शन देखा जाए तो आपकी संभावना कितनी दूर तक जा रही है? देखिए कुणाल, मैं इसको ज्यादा अंदेशा तो ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान की एक आदत है, और वो कश्मीर का इश्यू किसी न किसी रूप में उठाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाता है और दूसरी जगह भी जहां उसको अवसर मिलता है। तो पाकिस्तान, उसका कारण यह है कि पाकिस्तान भारत से समकक्षता चाहता है, क्योंकि एससीओ के जब मेंबर बने तब भी पाकिस्तान और भारत साथ साथ बने। भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, पाकिस्तान ने साथ साथ किया। भारत ने मिसाइल बनाई, पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई। तो पाकिस्तान के एक जहन में एक चीज बैठी हुई है कि वो भारत के समकक्ष है, जब वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान भारत की तुलना में राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, आर्थिक मजबूती की दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोणों से भी भारत से कमजोर है। तो कानूनी दृष्टि से तो पाकिस्तान का दृष्टिकोण सही हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से पाकिस्तान अपने आप को कमजोर मानते हुए जो कॉम्प्लेक्स है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भारत को कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी में ड्रैग करना चाहेगा और चाहता है हमेशा। हर मंच पे ऐसा। एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया, विदेश मंत्रालय से सवाल उठा कि एससीओ में भारत का रोल क्या होगा, मीटिंग जो पाकिस्तान में होने जा रही है, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से सीधे कोई बातचीत नहीं करने जा रहा, एससीओ का मेंबर होने के नाते हम पाकिस्तान जाएंगे, दैट्स ऑल, इससे आगे ज्यादा ना सोचा जाए। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी होगी कि हम उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर कोई 1-to-1 टेबल टॉक नहीं होगी। जी हाँ कुणाल, एससीओ का जो चार्टर है उसमें ये दो चीजें मुख्य हैं। एक तो ये है कि एससीओ के चार्टर में किसी भी देश के जो आपसी विवाद हैं उनको नहीं उठाया जाएगा। दूसरा है कि एससीओ के चार्टर में कि जो फाइनल जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जब रिलीज होगा वो सभी के सर्वसम्मति से रिलीज होता है। तो पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी जो ये तुच्छ और हीन भावना है इसको छोड़ दे, एससीओ के समय पर कश्मीर का राग ना अलापे, और सबसे बड़ी बात है भारत को अपने, ठीक है भारत को भी अपना समकक्ष समझ ले, भारत को अपने से छोटा भैया या हीन ना समझे, और जब एस जयशंकर जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने की कोशिश करें। वहां पर काफी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे, शीर्ष समिट है तो प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, किंग्स हो, तो ऐसी हालत में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने को ओछी घटिया राजनीति से उठाकर थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी समझबूझ के साथ ऊंची विचारों की एक प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत के साथ घटिया व्यवहार सर, करेगा, आपको वो वक्त याद है जब भारत ने सार्क समिट होस्ट किया था और
बिलावल भुट्टो भारत आए थे और विदेश मंत्री ने उनको नमस्ते किया था, और उसके बाद जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया था, आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह का साइन लग रहा है कि पाकिस्तान भी उस वक्त को रिपीट करने की कोशिश करेगा? यह निश्चित रूप से मुझे हाँ, नहीं लगता कि भारत के कुणाल, विदेश मंत्री और पाकिस्तान के सदर के और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में कोई बातचीत होगी, जिसका देवनाथ सर ने भी जिक्र किया है। लेकिन महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाती है जब दो सदस्य देश ईरान और रशिया संकट से गुजरे हैं। रशिया खुद वार में इन्वॉल्व है, ईरान प्रैक्टिकली वार में इन्वॉल्व है। वार तो नहीं है अभी ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा संकट से ईरान गुजर रहा है। तो एससीओ के दो सदस्य हैं, वो संकट दो अलग अलग संकटों से गुजर रहे हैं। तो एससीओ में उसको लेके क्या बातचीत होती है, क्या वो प्रस्ताव पास करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ईरान भी किसी न किसी रूप में उस इश्यू को उठाएगा, रशिया भी उठाएगा, और रशिया के साथ बेलारूस भी आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एससीओ के लिए कोई कंसेंसस से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना, और चीन अपना बेल्ट एंड रोड का प्रस्ताव भी किसी रूप में रखेगा, तो सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पास करना मुझे लगता है कि बड़ा जटिल काम होगा ऐसी स्थिति में। क्योंकि भारत आतंकवाद का इश्यू भी निश्चित रूप से उठाएगा, और एससीओ में मैकेनिज्म भी है, काउंटर टेररिज्म का ऑलरेडी मैकेनिज्म है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी बातचीत होगी। तो कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यू आ जाएंगे जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता सर्वसम्मति से कुछ हो पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जैसे देवनाथ सर ने कहा कि एक समझ विकसित हो सकती है। ब्रेक के बाद डिफेंस डिबेट में अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, और रुख हम कर रहे हैं इजराइल हमले से जुड़ी, जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने इजराइल पर हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में यूएनआईएफएल पर हमला किया है। अब 48 घंटों में दूसरी बार यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स पर यह हमले की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इजराइल ने नाकूरा शहर में हेडक्वार्टर पर यह धमाका किया, और इस हमले में 2 श्रीलंकाई मूल के पीस कीपर्स घायल हो गए। तो तस्वीरें भी अभी से कुछ देर में आप आपको दिखाएंगे। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए धुएं का गुबार किस तरह से नजर आ रहा है। और ये वही इलाका है, इजराइल ने किस तरह से लेबनान में नाकोरा शहर के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर दिया। धुएं का गुबार उठा, और इस दौरान वहां पर मौजूद 2 श्रीलंकाई मूल के जो पीस कीपर्स थे वो घायल हो गए। आपको याद दिला दें कि 48 घंटे में दूसरा हमला है, जबकि इससे पहले हमले में इंडोनेशिया के भी 2 पीस कीपर्स घायल हुए थे। अब भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर यह हमले लगातार हो रहे हैं लेबनान में, वहां पर 600 भारतीय सैनिक भी पीस कीपर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने इजराइल पर हमला बोला और कहा कि लेबनान में किस तरह से पीस कीपिंग फोर्स के जो तमाम वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके हेडक्वार्टर पर इजराइल ने धमाका किया है। दोनों बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर और करोड़ी सिंह सर। देवनाथ सर, किस तरह से आप इसको देखते हैं, और इसके लिए अब आने वाले वक्त में आप किस तरह से इसको पूरा करेंगे एनालाइज? कुणाल, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। देखिए, विश्व शांति के लिए कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं। ये नॉर्म्स जो है यूनाइटेड नेशन तय करता है, और जहां तक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, सभी देशों से, खासतौर से जो डेमोक्रेटिक देश हैं, उनसे ये आशा की जाती है कि वो इसको फॉलो करेंगे। अब लेबनान और इजराइल की बाउंड्री पर हमने अगर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान को तैनात किया हुआ है, जिसमें करीबन 8 से 10 हजार जवान हैं। उनको ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं, ब्लू बैरेट, नीले रंग की टोपी पहनते हैं। तो इनके ऊपर अगर हमला है तो जरा सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि उनको वहां पीस कीपिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, वहां 600 भारतीय भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, इंडोनेशियंस भी हैं, यूरोप के अलग अलग देशों ने भी छोटे छोटे कंटिजेंट कंट्रीब्यूट किए हैं।
इनका मुख्य काम ये है कि अगर इजराइल कोई गुस्ताखी करता है तो ये रिपोर्ट करते हैं, और इसी तरह से लेबनान की फोर्स ने या हिजबुल्लाह ने अगर कोई गुस्ताखी की है तो ये अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। इनका काम युद्ध लड़ना नहीं है, यानी इजराइल की फौज अगर सामने आ जाए तो ये यूनिफिल के जो ट्रुप्स हैं वो उनके साथ नहीं युद्ध करेंगे, सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे। और इसी तरह से समझिए भविष्य में कभी अगर हिजबुल्लाह जमीनी हमला कर देता है इजराइल के ऊपर ब्लू लाइन को क्रॉस करके, तो फिर ये हिजबुल्लाह को रोकेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग करेंगे यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग एजेंसी है। तो मेरे ख्याल से अंतरराष्ट्रीय विश्व के जो एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसकी तौहीन हो रही है। सीरियस मामला है। इजराइल को शायद समझाना पड़ेगा, थोड़ा सख्ती अमेरिका को अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं पे भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की इस तरह से अनदेखी की जाती है, फिर दूसरे जगह अफ्रीका में कई जगह पर फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन करोड़े सिंह सर, भारत के लिहाज से ये कितना चिंताजनक पूरा माहौल बनकर निकलकर सामने आया है कि 48 घंटे में 2 इंडोनेशियन पीस कीपर्स घायल हुए, और अभी हमने देखा कि 2 श्रीलंकन पीस कीपर्स भी घायल हुए हैं, और 600 की तादाद है इंडियन पीस कीपर्स की जो इस इलाके के पूरे आसपास के इलाके में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। देखिए कुणाल जी, ये अभी से नहीं भेजे हैं, ये 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस समय यूएन रिजोल्यूशन था 1701, उसके तहत एक ब्लू लाइन बनाई थी, और दोनों को जो उस ब्लू लाइन को मॉनिटर करने के लिए पीस कीपर्स रखे गए थे, फाइटर नहीं है। उसमें 50 देशों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे भारत है। तो भारत का काम है विश्व शांति, विश्व सुरक्षा, विश्व प्रगति को, ये भारत का दृष्टिकोण है। इसलिए भारत जहां भी पीस कीपिंग की जरूरत होती है, शुरू से प्रारंभ से ही, जब कोरियन वार था उस समय से भारत निरंतर रूप से अपना योगदान दे रहा है विश्व शांति में, और पीस कीपर्स भेजता है। तो ये भारत के लिए तो स्वाभाविक है। लेकिन इजराइल का जो दृष्टिकोण है, इजराइल इसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह है वो टनल वारफेयर लड़ रहा है, और उसने इधर साउथ लेबनान में जो ब्लू लाइन है उसके आसपास टनल्स बना रखे हैं, और हम टनल्स को अटैक कर रहे हैं, और हमको जो पीस कीपर्स हैं उनको अलर्ट कर रहे हैं कि वो उसमें वहां पे नहीं रहे। तो इजराइल अपने तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये उन्होंने गजा में भी किया, वो लेबनान में भी कर रहे हैं, क्योंकि गजा में भी लगभग 172 जर्नलिस्ट को मार दिया। जो राहत कर्मी हैं यूएन के, वो 220 के करीब राहत कर्मियों को मार दिया। तो ऐसी स्थिति में जो इजराइल का एडामेंट दृष्टिकोण है, वो मुझे लग रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उसके पहले की स्थिति बन रही है। तो इजराइल पे अब किसी न किसी रूप में कोई नियंत्रण होना चाहिए, और वो नियंत्रण केवल अमेरिका ही कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। देवनाथ सर, आपको लग रहा है कि पीस कीपर्स के सामने दोहरी चुनौती है? कुछ खबरें ऐसे भी निकलकर सामने आई जहां पर हमने देखा कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो पीस कीपर्स को एज एन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आईडीएफ से मुकाबला करने के लिए। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ऐसी कई न्यूज इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी जहां पर हमने देखा कि जो हिजब के लड़ाके हैं वो पीस कीपर्स को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं जब उनका आईडीएफ के तमाम जवानों से आमना सामना हो जाता है। कुणाल, हिजबुल्लाह जो है एक आतंकवादी संगठन है। जैसे दुनिया में कोई भी गुरिल्ला संगठन होता है, उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए कोई क्लियर नियम नहीं है। गुरिल्ला संगठन हमेशा किसी भी संसाधन का उपयोग करके अपने को युद्ध में बचाने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब गुरिल्ला संगठन को मौका मिलता है तो किसी भी संसाधन को या किसी भी मौके को या किसी भी स्थिति को एक्सप्लॉइट करके दुश्मन पर हमला करते हैं। एक गुरिल्ला संगठन हो, आतंकवादी संगठन हो, पैरामिलिट्रीज जो होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड पैरामिलिट्रीज, इनका लक्ष्य एक ही होता है कि किस तरह से रेगुलर आर्मी के सामने आकर आमने सामने की लड़ाई ना करो, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पिच्ड बैटल मत करो, लेकिन हिट एंड रन बैटल करो। जब रेगुलर आर्मी आए
तो पीछे हट जाओ, तितर बितर हो जाओ, जंगलों में पहाड़ों में गुम हो जाओ। और जब रेगुलर आर्मी पीछे हटने लगे, दुश्मन की रेगुलर आर्मी रेस्ट लेने लगे, तो गुरिल्ला जो है वो रीऑर्गेनाइज होके एक हिट एंड रन हमला करते हैं। तो वो किसी भी चीज के पीछे छिपेंगे, चाहे ठीक वो है। स्कूल हो, कॉलेज हो, मस्जिद हो, अस्पताल हो, यहाँ ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके गवर्नमेंट पास। के पास ही ये लोग आ गए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच जब बात हो रही है लेबनान अटैक को लेकर या फिर गाजा वर्सेस इजराइल को लेकर, तो भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गाजा और इजराइल युद्ध के दौरान किस तरह से ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर, गाजा इजराइल जंग में युद्ध विराम पर बोला ईरान। युद्ध रोकने के लिए ईरानी राजदूत ने कही बड़ी बात। राजदूत ने कहा कि भारत युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाए। इजराइल से भारत के संबंध अच्छे हैं तो भारत पहल करे। भारत के खाड़ी देशों के साथ साथ इजराइल, ईरान सबसे संबंध बेहतर हैं। भारत बड़ी शक्ति है, लिहाजा इजराइल वर्सेस गाजा या इजराइल वर्सेस जो लेबनान युद्ध है, इसमें भारत बहुत अहम रोल निभा सकता है। भारत को पहल करनी चाहिए। करुणी सिंह सर, किस तरह से आप देखते हैं ईरानी जो राजदूत ने भारत को लेकर यह बयान दिया कि भाई भारत की साख पूरी दुनिया जानती है, भारत का रोल भी कितना अहम है, भारत के रिलेशन भी ईरान से, इजराइल से, खाड़ी के देशों से बहुत अच्छे हैं, लिहाजा भारत को अब बिना देर किए पहल कर देनी चाहिए मीडिएटर के तौर पर। देखिए कुणाल, मुझे ये लोकाचार ज्यादा लग रहा है, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ईरान के राजदूत ने ये बात कही है कि भारत कुछ कर सकता है। जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे तो जेलेंस्की ने भी ये कहा था कि नेक्स्ट जो पीस समिट है वो भारत को करनी चाहिए। तो दोनों ही जो संकट हैं, यूक्रेन का और जो पैलेस्टाइन का, वो इतने जटिल संकट हैं कि उनको रिजोल्व करना कोई इतना आसान चीज नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भारत उस दिशा में कोई तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की जटिलता है उसमें कई बार इन्वॉल्व होने पे प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों तरफ से आप पे आरोप लगते हैं। जैसे हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने, जो बहुत सीनियर राजनीतिज्ञ हैं यूरोप के, वो यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन गए, रशिया गए, चीन गए, फिर नेटो की मीटिंग में भी रहे, और अब जो यूरोपियन पार्लियामेंट में उस पे जो छिटाकशी हुई है और उस पे जो आरोप लगाना शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप युद्ध लड़ रहे हो, आप तो हारोगे, यूरोप हारेगा, नेटो युद्ध हार रहा है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। तो ऐसा है कि, और इससे पहले चीन ने और ब्राजील ने भी उधर प्रस्ताव रखे। तो अगर यहाँ भी अगर टू नेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के कुछ रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन पैलेस्टाइन के नेशनल राइट्स भी हैं। तो दोनों चीजें हैं, उनमें संतुलन बैठाना, मुझे नहीं लगता कि भारत इस दिशा में कोई होमवर्क कर रहा है या भारत इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अकेला इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा। हाँ, भारत ये चाहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के नीचे या संयुक्त राष्ट्र इसमें आगे पहल करे और संयुक्त राष्ट्र की जो बातें हो उसको इजराइल भी माने, पैलेस्टाइन भी माने। क्यों, भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि दो राज्यों का सिद्धांत है और दोनों में को एग्जिस्टेंस हो, सह अस्तित्व हो। न तो पैलेस्टाइन को मिटाया जाए, न इजराइल को मिटाया जाए। लेकिन इजराइल मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैरानोइड है और ये मान के चलता है कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है और इजराइल को अरब कंट्रीज पे भरोसा नहीं है। इजराइल ये सोचता है कि अरब कंट्रीज सब पैलेस्टाइन के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान के राजदूत का ये कहना तो एक स्वाभाविक है, लोकाचार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है, भारत ईरान के रिश्ते भी अच्छे हैं, भारत के इजराइल के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, पैलेस्टाइन का भी भारत समर्थक रहा है। तो ये बात तो स्वाभाविक है, लेकिन इस दिशा में मुझे नहीं लगता कि आगे कोई कदम बढ़ेगा। तो वो तो इसलिए कि ईरान
ये स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ व्यापार भी है, बहुत से भारतीय भी ईरान में रहते हैं, तो ईरान भारत की बात मानेगा, इजराइल भी मान सकता है, लेकिन इस जटिल समस्या में भारत का इन्वॉल्व होना न तो मेरे को लगता है कि कोई वाइज कदम होगा, या भारत इसके लिए आपको क्या लगता है दोनों ही कि ये जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कहना बहुत आसान है, जबकि जब उसको एग्जीक्यूट करने निकलेंगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक चीज तो है कि ये पूरा 1 साल का जो युद्ध चल रहा है, शुरुआत तो बहुत ही निर्मम तरीके से हुई थी, जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के मैं हत्यारा ही शब्द इस्तेमाल करता हूं, उनके आतंकवादी आ गए इजराइल के अंदर, 1200 इजरायलीज को मार दिया। बहुत ही निर्मम घटना है, जिसका कि आजकल के विश्व में कोई भी स्थान नहीं है। बहुत ही घृणित घटना हुई। अब उसके बाद से हो क्या रहा है इस युद्ध में कि टिट फॉर टैट हो रहा है। ईरान ने भी एक जवाबी कार्रवाई करते हुए अप्रैल में इजराइल के ऊपर हमला किया था। फिर इजराइल ने ज्यादा दबाव डाला तो 1 अक्टूबर को भी ईरान ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए 200 के करीबन रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को इजराइल पर दाग दिया था। ठीक है। लेकिन कुणाल, ईरान के उस बयान को समझना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया है। जब भी एक राष्ट्र ऐसी एक बयान देता है कि हमने बदला ले लिया है, इसका एक मतलब क्या है कि अब उसके बाद वो और इजराइल पर कोई हमला नहीं करना चाहते, जब तक कि फिर से इजराइल उनके ऊपर कोई काउंटर अटैक ना करे। इस धारणा को अमेरिका इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन बार बार बात कर रहे हैं इजराइल में, नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि इसके बाद ईरान और हमला, डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, तो आने वाले वक्त में अगर छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो सूरत बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस डिफेंस डिबेट में शामिल होने के लिए, और ये तमाम बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइंस के पीछे की इनसाइड स्टोरी को इतना डिटेल के साथ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। और इसी के साथ हमारी डिफेंस डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।